नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लखनऊ पहुंचकर वहां मेदांता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका इलाज कर रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य और उपचार आदि के बारे में चर्चा की। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 1933 प्रवासी श्रमिकों को अभी तक रोजगार मध्य प्रदेश में मिला है। 2,71,706 प्रवासी श्रमिकों के बने हैं जॉब कार्ड। 74,839 प्रवासियों को मिला है मनरेगा में कार्य। 13,155 नियोक्ताओं ने कराया है पोर्टल पर पंजीयन। यहाँ पर सरकार को चाहिए कि प्रवासी मजदूर और अन्य मजदूरों के लिए अलग अलग योजना बनाने के बजाय ऐसी समग्र योजना बनाए जिससे मध्य प्रदेश के हर एक मजदूर का कल्याण हो, क्योंकि श्रमिक होता है, चाहे वह मध्य प्रदेश में काम करता हो या फिर अन्य राज्य में। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए मजदूरों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश न करें, क्योंकि यह जो पब्लिक है यह सब जानती है। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष को जन अभियान बनाएं, संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में दिए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 2500 से भी कम हो चुकी है, जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। देश की तुलना में मध्य प्रदेश की संक्रमण ग्रोथ रेट आधी हो गई है। प्रदेश में कोरोना एक्टिव प्रकरण अब 2500 से भी नीचे आ गए हैं। अब कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को जन अभियान बनाएं तथा सभी के सहयोग से प्रदेश में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, डीजीपी श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस सप्ताह के अंत में भोपाल नगर के प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य टीम पहुंचे और स्वास्थ्य परीक्षण करें। हमें हर संक्रमित व्यक्ति को ढूंढकर उसका इलाज करना है तथा संक्रमण को पूरी तरह से रोकना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी मेडिकल स्टोर से उनकी दुकान से बुखार, खांसी की दवा खरीदने वाले ग्राहकों की जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर, चिकित्सा अधिकारी को दे। इससे संक्रमण की ट्रेसिंग करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने एसीएस हेल्थ श्री सुलेमान तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर को न्यूनतम किया जाए। इसके लिए उन सभी राज्यों का अध्ययन करें जहां की मृत्यु दर कम है तथा मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करें, जिससे हर कोरोना मरीज स्वस्थ हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हर कोविड मरीज का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग से इलाज तक की सारी सुविधा निःशुल्क है। सरकारी अस्पतालों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में कोविड का निःशुल्क इलाज हो रहा है। कोविड-19 का इलाज सरकारी और निजी दोनों ही अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त है। कृपया निजी अस्पतालों में भी सुविधाओं के नाम पर या अन्य तरह से पैसा देकर स्वास्थ्य कर्मियों की नीयत खराब न करें, क्योंकि हम अन्य पर आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन खुद कितना प्रयास भ्रष्टाचार को रोकने के लिए करते हैं यह हमें खुद सोचना होगा। राज्य शासन ने मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय में एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की है। सेल में 16 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामांकित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण मुख्य बेंच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 606 2018 म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 के क्रियान्वयन के संबंध में 25 फरवरी 2020 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह सेल गठित किया है। एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सेल एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय समय पर पारित आदेश या निर्देशों का क्रियान्वयन कर प्रगति प्रतिवेदन से मुख्य सचिव को अवगत कराएगा। दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इंसान प्रकृति से ही सब कुछ प्राप्त करता है, इसलिए प्रकृति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें। प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करें, क्योंकि इस विशाल विश्व में इंसान प्रकृति के सामने एक छोटा सा प्राणी होने के अलावा और कुछ नहीं। महात्मा गांधी कहा करते थे, प्रकृति मनुष्य की हर एक आवश्यकता की पूर्ति जरूर कर सकती है, लेकिन उसकी इच्छाओं की नहीं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हो सकती हैं। वाणिज्यिक कर बोर्ड द्वारा 17 जून से 100% वर्चुअल हियरिंग करने का निर्णय लिया है। वर्चुअल हियरिंग में सभी प्रकार के मामले, एडमिशन, स्थगन, नियमित अपीलों की सुनवाई की जाएगी। इससे प्रकरणों का त्वरित निराकरण होगा और साथ साथ पक्षकारों को सुनवाई में उपस्थित होने में सुविधा होगी। कोरोना वायरस का एक और फायदा दोस्तों ये हुआ है कि सरकारी दफ्तर और व्यक्तियों के बीच यदि सारा लेन देन डिजिटली यानी कि ऑनलाइन होने लगे तो इससे पारदर्शिता बढ़ सकती है और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मदद मिल सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ने ग्वालियर चंबल संभाग में विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
ग्वालियर शहर सहित सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निष्ठा मीटर रीडिंग ऐप के माध्यम से मीटर रीडरों द्वारा ली जा रही रीडिंग की मॉनिटरिंग सतत रूप से की जाए ताकि बिलिंग संबंधी शिकायतें हो ही ना। कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इन्फॉर्मेशन स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत सूचनाकर्ता द्वारा दी गई सूचना पर विजिलेंस चेकिंग के दौरान बिजली चोरी साबित होने पर राजस्व वसूली का 10% सफल सूचनाकर्ता को प्रदान किया जाएगा। कंपनी के नियमों के विपरीत जिन जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ने अस्थायी कनेक्शन जारी किए हैं उन कनेक्शनों पर बकाया राशि है। ऐसे मामलों की 30 जून तक समीक्षा के निर्देश दिए गए। समीक्षा के बाद दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने का निर्णय भी लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, MP ऑनलाइन और ऑनलाइन उपाय ऐप जैसे माध्यमों से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि राजस्व संग्रहण प्रभावी ढंग से हो सके। प्रबंध संचालक ने विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की और निर्देशित किया कि पात्रता वाले खराब तथा जले ट्रांसफार्मर 3 से 4 दिन के अंदर बदल दिए जाए। ट्रांसफार्मर की असफलता दर 5% तक सीमित की जाए और ट्रिपिंग की शिकायतें न्यूनतम होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार का पूरा प्रयास है कि बिजली चोरी कम से कम हो, लेकिन जब तक सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट रहेगा बिजली चोरी को रोकना असंभव है। प्रदेश में किसानों से 6.58 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद अभी तक की जा चुकी है। किसानों को इसके लिए 3700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब तक 1,30,000 मीट्रिक टन तिवड़ा चना खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से किसानों से तिवड़ा युक्त चने की खरीदी का कार्य पिछले 2 सप्ताह में संपन्न हुआ और उपार्जित किए गए तिवड़ा चने की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं और चना को मिलाकर अनुमानित 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को अब तक किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का अधिकार है। वह उसे सरकार के द्वारा नहीं बल्कि वह कहीं भी किसी को भी फसल बेचे उसे फसल का वाजिब दाम दिलाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भावांतर भुगतान योजना शिवराज सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही उपयोगी योजना थी, जिसे बंद किया जाना न तो सरकार के हित में है और न ही किसानों के हित में। यदि कोई सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो पंजीयन के झमेले खत्म कर हर गांव में या कम से कम पंचायत स्तर पर खरीदी के लिए हर पंचायत में खरीदी केंद्र की योजना बननी चाहिए। यदि आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन, नोटिफिकेशन का आइकन जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में ही होता है उसे ज़रूर प्रेस कर दे ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं की जानकारी जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ वह आपको मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 2 लाख कार्यों में 25,16,024 श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष से यह संख्या लगभग दोगुनी है। गत वर्ष 14 जून को 12,51,680 श्रमिक मनरेगा में कार्यरत थे। प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान में 8,38,243 श्रमिकों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में बनाए गए नवीन जॉब कार्डों की संख्या मात्र 1,84,000 थी। मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। स्किल मैपिंग के लिए रोजगार सेतु का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न श्रेणियों में कार्य करने वाले श्रमिक सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। अब तक 44,988 श्रमिक इससे जोड़े गए हैं। आत्मनिर्भर भारत में 1,24,552 प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न दिया गया। विभिन्न बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और कारखाना प्रबंधन से जानकारी एकत्र कर श्रमिकों के रोजगार के लिए श्रेणीवार संभावनाओं को देखा जा रहा है। संबल पोर्टल पर भी 3,24,715 लोग पंजीबद्ध हो चुके हैं। यहाँ पर रोजगार सेतु पोर्टल जो है वह केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए ही न होकर हर बेरोजगार को रोजगार देने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, रोजगार सेतु हर एक श्रमिक के लिए होना चाहिए या फिर केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए? कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। राज्य शासन ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन एवं सतत मॉनिटरिंग के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग का अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया है। समिति में प्रमुख सचिव वित्त विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के राज्य प्रतिनिधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के राज्य प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के राज्य समन्वयक, नामांकित 5 आयुक्त, नगर पालिका निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य नामांकित रहेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि NBFC और मनी फ्लो इंडेक्स यानी कि MFI के 2 नामांकित सदस्य जो कि अध्यक्ष द्वारा नामांकित होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य और आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास सदस्य समन्वयक होंगे। यह समिति प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अतिरिक्त समय समय पर शहरी असंगठित कामगारों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम तथा संबंधित कार्यक्रमों के लिए समन्वय और सुनवाई का कार्य भी करेगी।
सरकार ने पंच परमेश्वर योजना को फिर से शुरू कर विकास को एक और नई दिशा दी है। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पंच परमेश्वर योजना में राशि उपलब्ध करवाई गई है। इस राशि से ग्रामीण अंचलों में विकास के साथ ही पेयजल, स्वच्छता और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। हाल ही में पंच परमेश्वर योजना में 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ की राशि ग्राम पंचायतों में भेजी गई है। पंच परमेश्वर योजना में कटनी जिले की 407 ग्राम पंचायतों को 29,88,16,492 की राशि आवंटित की गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का उपयोग कोरोना की रोकथाम के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के स्थायी प्रकृति के विकास कार्य में किया जा रहा है। पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर जल और स्वच्छता संबंधी कार्य करवा रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के दौरान सरकार ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की प्राप्त राशि में से 15% राशि खर्च करने की अनुमति दी है। इस राशि से मजदूरों एवं जरूरतमंदों को मास्क, साफ सफाई, साबुन, सैनिटाइजर, पीपीई किट आदि खरीदे जा सकते हैं। जिले की ग्राम पंचायतों के अधोसंरचना विकास, पेयजल संबंधी और संधारण कार्य के लिए 14वें वित्त आयोग से एक पंचायतों को औसतन 8 लाख रुपए तक प्राप्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में लॉकडाउन अवधि में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय रोजगार मुहैया किया जा रहा है और लगभग 6500 कार्य मनरेगा के चल रहे हैं। इसी प्रकार पंच परमेश्वर योजना में भी जल स्वच्छता के टिकाऊ कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, इसके लिए जल संग्रह के काम, मेड़बंधान, तालाब निर्माण, गहरीकरण, संपर्क, ग्रामीण सड़क, खेत तालाब, गौशाला निर्माण, नदी पुनरुद्धार, वाटर शेड के काम बहुतायत में किए गए हैं। वर्तमान में केवल मनरेगा के कार्यों से 72,000 मानव दिवस प्रतिदिन रोजगार सृजित किया जा रहा है। हेल्पेज इंडिया द्वारा वर्ल्ड एल्डर एज अवेयरनेस डे के अवसर पर कोविड-19 के चलते वरिष्ठजनों के संबंध में वास्तविक स्थिति विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण सहित विभिन्न वर्गों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने विभाग के प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया है कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी बांध, तालाब, बैराज, नहर, स्टॉप डैम आदि का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकता होने पर उनकी मरम्मत करा ली जाए। विभाग की सभी निर्माण संरचनाओं का निर्माण का भौतिक सत्यापन के साथ ही अद्यतन रिपोर्ट बनाई जाए। वर्षा काल में अतिवर्षा की स्थिति होने पर सुनिश्चित किया जाए कि संरचनाएं सुरक्षित रहे और पानी के अतिप्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त न हो। जिलों में स्थित इन संरचनाओं का उत्तरदायित्व संबंधित सहायक यंत्री और उपयंत्री को सौंपने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी नहरों, स्टॉप डैम का मरम्मत कार्य कराया जाकर इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। मंत्री श्री सिलावट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वर्षा काल में विभाग के अंतर्गत सभी तालाब, बांधों में स्थित पानी की वास्तविक स्थिति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वर्षा होने पर इनके कैचमेंट एरिया से आने वाले पानी से बांध या तालाब में ओवरफ्लो की स्थिति निर्मित होने पर किस प्रकार से व्यवस्थाओं को बनाया जाना है। बांध या तालाब से पानी छोड़े जाने पर उसकी सूचना तराई वाले क्षेत्रों एवं संबंधित जिलों के अधिकारियों को पहले से ही दी जाए। प्रमुख अभियंता को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी तालाबों और बांधों की मजबूती संबंधी रिपोर्ट भी तैयार करें। वर्षा काल में यदि तकनीकी कारणों से कोई तालाब, बैराज, बांध, स्टॉप डैम, नहर आदि क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यपालन यंत्री की होगी। मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिया कि सभी जल संरचनाओं के आसपास यदि अनधिकृत रूप से अतिक्रमण है तो उसे तुरंत हटाया जाए और अतिक्रमण मुक्त संरचनाओं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि RGP विनर डिप्लोमा फार्मेसी की द्वितीय और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दी है। विश्वविद्यालय के सचिव ने बताया कि यह परीक्षाएं 17 जुलाई से होनी थी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा गत दिवस इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। कोविड-19 के संकट काल में शिक्षा विभाग ने घर बैठे ही प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई के लिए डिजिलैप कार्यक्रम तैयार किया है। प्रत्येक बच्चे को डिजिलैप से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सहयोग से कार्यक्रम का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग और अधिक प्रभावी ढंग से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान कोविड-19 संकट के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक गतिविधियों के अवरुद्ध होने से विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस होना संभावित है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को कम करने की दृष्टि से विभाग द्वारा शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम यानी कि डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम डिजिलैप तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत व्हाट्सएप समूह के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य स्तर से समय समय पर क्विज, असाइनमेंट, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री और प्रत्येक रविवार को फिल्प बुक उपलब्ध कराई जा रही है, जिनसे शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के साथ फ़ोन और व्हाट्सएप दोनों माध्यम से जुड़ने में मदद मिल रही है।
श्री लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र, श्री अविनाश लवाणिया, आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, श्री बी एस जामोद, आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्री चंद्रशेखर, आयुक्त आदिवासी विकास ने सभी कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डिजी लैब कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करवाएंगे। कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री को जिले की समस्त उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं नगरीय निकायों में प्रदर्शित किए जाएंगे। गांव में प्रत्येक बच्चे को डिजी लैब से जोड़ने की जिम्मेदारी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में उपलब्ध LED टीवी का उपयोग प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि ग्राम पंचायत भवन में LED बहुत ही कम पंचायतों में उपलब्ध है। बहुत सारे सरपंचों या सचिवों ने अपने घर पर यह LED लगा रखी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। स्थानीय शिक्षक रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रसारण की जानकारी ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाउड स्पीकर से मुनादी करवाकर प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर LED टीवी पर यदि आप उपयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो फिर इससे तो अच्छा है कि स्कूल ही खुलवा दें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यदि LED टीवी के सामने मेंटेन की जा सकती है तो फिर तो स्कूल के सामने भी, स्कूल में भी मेंटेन की ही जा सकती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का अमला ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित उचित मूल्य की दुकानों पर पोस्टर, बैनर लगवाएगा। स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी करवाया जाएगा। ये थी दोस्तों प्रमुख खबरें आज की अब तक की। कोरोना वायरस की स्थिति किस जिले में क्या है, अब आइए रिपोर्ट के जरिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18 मिनट का लगभग यह वीडियो हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कोरोना की स्थिति के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, 10 मिनट का रहेगा। उसमें आप कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप खुद भी रिपोर्ट को पढ़ करके स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।